दोस्तों आज जो है हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके साथ वो है फॉरेन एजुकेशन के ऊपर। हमारे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी कि फॉरेन एजुकेशन के ऊपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने एक टॉक शो रखा है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे फॉरेन एजुकेशन के बारे में। सो आई एम श्योर कि ये जो एजुकेशन का आपका शो है और जो फॉरेन एजुकेशन के बारे में आपकी जो भी जानकारी है आज यहाँ हम आपको आपके सॉल्यूशंस यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहे और साथ में यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं शख्स हैं और जो सेलिब्रिटी हैं जो हमारे साथ वो है राहुल लक्ष्मण, मेरे ही इस नाम के सीबी हैं। तो ही इज द को फाउंडर ऑफ एडमिसिफाई, जो कि एक फॉरेन एजुकेशन का पूरा एक इंस्टीट्यूट है जो फॉरेन एजुकेशन में बहुत हेल्प करती है। और Mr. Rahul is a British national from London and he holds a master degree in international commercial law में करते हैं। He completed his bachelor in biomedical engineering. So बहुत अच्छा लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं और साथ में फॉरेन एजुकेशन के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आइए वेलकम करते हैं मिस्टर राहुल का। राहुल जी, लाइव द टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। तो यू आर फ्रॉम लंदन ना? अभी लंदन से अब दैट्स करेक्ट हमारे साथ। जी लंदन से ही बात कर रहा हूँ। इट्स नाइस वेदर ओवर हियर। नॉर्मली यहाँ पे बर्फ पड़ रही होती है, बट इट्स नाइस ओवर हियर। ओह वंडरफुल, तभी आप टी शर्ट में हैं। ग्रेट, एग्जैक्टली वंडरफुल। एग्जैक्टली नॉर्मली शर्ट में होते हैं, पर आज शर्ट का मौसम नहीं है। नहीं वंडरफुल, थैंक यू सो मच और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी एडमिसिफाई का नाम हम लोगों ने सुना है एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो हमारे साथ बहुत सारे अभी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो वी विल आस्क द ऑल क्वेश्चंस। आई एम श्योर कि आपकी जो गाइडेंस है और आपकी जो हेल्प है वो डेफिनेटली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग फॉरेन एजुकेशन की तरफ देख रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है एक ये सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग दे पाएंगे उनको। तो राहुल जी, हम इससे पहले आगे हम बात करें, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी प्रोफाइल के बारे में और साथ ही एडमिसिफाई कैसे काम करता है, एडमिसिफाई का क्या रोल है फॉरेन एजुकेशन में, इसके बारे में हम लोग जरूर जानना चाहेंगे आपसे। जी राहुल जी। जी, I'll be more than happy to share my पीछे से experience. कुछ वॉइस आ रही है, अगर आपकी तरफ से है तो प्लीज आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, इन केस कोई वीडियो या कुछ ना चल रही हो तो। Sure. एक सेकंड। I hope that's better. We're actually all still partially in lockdown either. Okay. So we're working from home. Right. तो राहुल जी, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में और आपके एडमिसिफाई के बारे में कि वो कैसे काम करती है और कैसे स्टूडेंट्स को वो हेल्प कर रही है। जी। जी। So at Admissify, guys, basically we started this in 2016, 2017. We started by doing accommodation abroad, so all of Europe and the UK. पहले हम उसमें स्पेशलाइज करते थे, फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे इंडिया में that were going to universities in the UK, in Europe and abroad, जो उनके स्टैंडर्ड के से नीचे था. And the reason is because उनको गलत एडवाइस दी जा रही थी इंडिया के अंदर, या certain consultancies को ज़्यादा कमीशन मिलता था कहीं और यूनिवर्सिटीज भेजने के लिए. So they were sending people, some famous names in India were sending hundreds and hundreds of students to one particular university. The reason perhaps being कि उनको ज़्यादा कमीशन मिलता था or whatever from those places. So we thought कि me and my other co-founder who's India based, Ishant Agarwal, we decided that what we should probably do is really help students find the right information so that they can make a good choice as to what university they want to go to, depending on their abilities, depending on where the course is best for them. So we started the company with that in mind, and we made an app and a platform, a digital platform at admissify.com. It has over 3,000 universities.
from 10 countries, more than 10 countries, actually 11 and counting now. And we help basically students from India get admission in countries such as the US, the UK, Germany, Ireland, Canada, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, etc. So all the main countries, all the main study destinations, we help people apply and then help them with the whole process. So it's not just applying, it's your research beforehand, because one must always bear in mind that first and foremost, you must have the information at your fingertips, and you must also have the information in your mind in order to make a good choice. So we made the profiles for more than 3,000 universities across those 11 countries that is available on our app and on the website www.admissify.com. Over here, you can find lots of detailed information. So there's student reviews, there's photos of the university, there's details of the course, how much the fees are, what the entry requirements are, etc. All from all very easy to find. Then what we did was we integrated an intelligent search feature, which works on machine learning. So अगर आप अपने marks डालेंगे, अपना budget डालेंगे, अपने country of choice डालेंगे या अपना stream डालेंगे, तो automatically आपको universities दिखा देगा that are applicable to you. And then you can see the universities there. Okay, these are the universities that will which match my criteria and which match my budget and which match what my course is or what country I want to go to. From there, you can learn about that university. Also within the app, we added a chat feature. So you can speak to counselors abroad, here based in the UK in our London office, or based in India in our offices in India. And you can ask them questions about this university. ये वाली university में मेरी entry हो जाएगी या नहीं होगी, what is the entry requirements. If you can't find anything from within the app itself, you can find you can speak to a counselor who can then give you more information on that basis. So that is what the Admissify portal is. And also once you've spoken to a counselor, you can apply directly to the university via the app. So the application process I will come to in a little while. I mean, if I forgot actually to give you my brief at the beginning, but I'll give you my brief just a little bit further down the line. Once you can upload your documents, they will be checked by our counselors, and your visa process. So there's the thing about education abroad is it's a very long process. It can be quite complicated. There's lots of things. So from number one, you have to start with researching the universities. Number two, you have to do shortlisting according to what universities you want to apply to. So the way that we do it is that we will take maybe a list of 8 universities that you want to go to according to your course and etc. And then from there, what we'll do is we'll choose them based on क्या आपके ambitious universities हैं, क्या आपकी aim targeted universities हैं, और 1-2 universities हम safe डाल देंगे वहाँ पे, so that you have hedged. We call it hedging in financial institutions. It's called hedging. So that means we can't just aim all at the best universities in the world, because क्या पता it might not be suitable for your profile. Likewise, we don't just want to apply for all the slightly safe universities, because those won't be your first choices, of course. So accordingly, we hedge your applications. Then we make those applications. But the most important thing, and what sets Admissify apart from the rest of the universities the thing that sets us apart from the other universities, the other consultancies, is that we do not just make a simple application. We don't just take your application, your documents, and then just apply. What we do is edit your SOPs and really build your profile. So your profile, especially when it comes up to university applications abroad, is very important, because just India mein hota hai, for example, if you're applying to an IIM or an IIT, you don't have to, everything is on the basis of your percentage. So अगर आप 91% लाए हैं और cut off 91.5 पे आया है, तो 92% वाले को admission शायद मिल जाए और आपको नहीं मिलेगी.
So that's not the way that it works abroad. If I have, let's say 70% and somebody else has 80%, but my profile is very, very good. I have done lots of extracurricular activities. My SOP is of a very good standard, etc. Then I will get the admission, and the 80% student who doesn't necessarily have a very good SOP or a very good profile, hasn't worked on their profile, they will not necessarily get the seat over me. So the marks are not the most important thing when looking to study abroad. That's a very, very important part. Jo India mein, the consultants don't understand and the students don't also understand, because wo India ka system aisa nahi hai. Yahan pe that is the case. Your profile and what you have done and building up your profile is extremely important, because your marks is not the only consideration. There's a lot more considerations that are weighted very differently. So that is one thing to bear in mind. So what we do is we have a panel of SOP experts, and we also are affiliated with lots of NGOs, and we thereby build your profile accordingly with those things. So we help build your study abroad profile, as well as maybe get you experience through NGOs, and then apply and then build up your SOP. So your SOP is a statement of purpose. It is what the university admissions tutor will read to understand what you are about. मतलब एक आपका नाम है, एक उस नाम के साथ एक marks जुड़े हुए हैं, 60%, 70%, 80%, it doesn't matter. और उस चीज के साथ फिर आपका SOP होता है. वो SOP में आपके बारे में सब कुछ होना चाहिए, but वो एक पेज का होना चाहिए. It should not be 3 pages of मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा. It should be a very, very well written about why you want to go to that university, why you want to study that course, how this will help you achieve your future goals. So that is such an important part of the application process, which is very, very ignored in India and is overlooked by students. So at Admissify, we have many students of ours, thousands, and hundreds of which every year get scholarships through us. And the scholarships can vary. Some of our students have got 100% scholarship into the UK. So, and they've been awarded at the British High Commission and other such high-profile places. And the way that they have got that is by making sure that we have built up their profile, got them certificates from NGOs, built up their SOP, that made their SOP amazing. And then on that basis, they have got those scholarships. So that is a very important thing to bear in mind. That's really wonderful. Thank you, Rahul, for the wonderful information. You have just give a brief details about the session. We have just a lot of questions we have received. So I request all the audience, in case you have any questions, and you can write on the comment box, and we will take the question. And Rahul ji, they are with us, our expert, जो कि सारे answers देंगे. So please don't like and share this session so that people get information, the right information, what they want to do for the foreign education. और साथ ही साथ ताकि बाकी लोगों को भी information हम लोग दे पाएं. तो इसके लिए अगर आप जितना शेयर करेंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी की यहाँ पर हम लोग मदद कर सकते हैं. राहुल जी, आपका एडमिसिफाई के बारे में आपने बताया, काफी सारी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं जाने में. हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जिसमें हाउ एडमिसिफाई कैन हेल्प अस टू चूज द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो चैलेंज होता है कि आपको राइट कॉलेज और राइट यूनिवर्सिटी को चूज करना है. फॉरेन में आप यहाँ बैठे हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि वहां पर ये राइट एजुकेशन और राइट जो है यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है, जहां आप अपनी जो एजुकेशन आप लेना चाह रहे हैं या जो भी स्टडी करना चाहते हैं, जो भी कोर्स करना चाहते हैं, वो आपके लिए सही है? Absolutely, a very, very good question. देखो यहाँ पे आ जाता है काउंसलिंग का फर्क, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. देखो 2 स्टेजेस होते हैं, मैं मानता हूँ. एक तो हर स्टूडेंट की अपनी रिसर्च होनी चाहिए. उसके बाद उस रिसर्च के बेसिस पे यू शुड हैव क्वालिफाइड क्वेश्चंस. वो क्वालिफाइड क्वेश्चंस जो एक्सपीरियंस्ड होगा उस फील्ड में, आई काउंसलर्स. बट इंडिया में बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो नहीं एक्सपीरियंस्ड हैं, जो खुद बाहर नहीं पढ़े, या जिनको बाहर का कोई एक्सपोजर नहीं है, या they're just doing it because they think they can do it, versus somebody who has studied abroad or been abroad and who can tell you from experience's sake. तो 2 चीजें होती. तो that's why we made the platform firstly. और आप अगर अपने जैसे बजट है या अपने मार्क्स डालोगे या अपना स्ट्रीम डालोगे into our telephone app,
or into our admissify.com website, वो आपको वैसे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दिखा देंगे which are applicable to you, but उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं. हम अगर वो आपको 50 दे देगा तो अब हम 50 एप्लीकेशन नहीं कर सकते. तो to get it from 50 to maybe 8 applications is where you need the experienced person to tell you कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, ये यूनिवर्सिटी कैसी है. अब जैसे जब मैं इंडिया आया था पहली बारी तो मेरे को नहीं पता था कि IIT की क्या अहमियत है, या हिंदू कॉलेज या SSC दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो क्या हैं, उनकी अहमियत क्या है. तो इंडियन स्टूडेंट से बात करके मेरे को पता लगा कि जी ये वाली कॉलेज बहुत अच्छा है, ये वाला कॉलेज इतना अच्छा नहीं है, ये वाला कॉलेज बहुत ही अच्छा है, इस वाले कॉलेज में तो बिल्कुल 0.05% को एडमिशन मिलता है, एक्सेट्रा. So this is where we come in. But we don't just do counseling on the basis के हमारे को पता है वो यूनिवर्सिटी कैसी है, for instance, या उसका reputation कैसा है. It's much more than that. It's what we try and do is career counseling, not just university counseling. तो career counseling में और university counseling में बहुत फर्क है. जैसे आपके goals क्या है लाइफ में, आपको जॉब चाहिए या आपको जॉब आपको बाहर काम करना है या नहीं काम करना, आपको कितने साल बाहर काम करना है. तो it makes a big difference on which country we can choose for you, right? So on that basis, when we do our counseling, it is on the basis that आपको बाहर जाना है forever. Are you looking for PR? तो PR के अंदर there are certain countries, and those visa rules and the immigration rules are always changing for the countries. तो जैसे before it used to be like Canada and Australia, अगर किसी को बाहर जाना है permanently, but now there's lots of routes into the UK and Germany also. So we counsel that way as well. And then on top of that कि किसी का budget क्या है, what do they want to earn afterwards? वो course करना चाह रहे हैं जिसको वो masters लेना चाह रहे हैं या bachelors लेना चाह रहे हैं, उसकी jobs कैसी हैं बाहर, या इंडिया में if they want to come back to India, तो वो उसमें फ्यूचर की ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है. क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं इंडिया में कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग में एक पर्टिकुलर स्ट्रीम होगा, बट इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में इट्स अ फास्ट ग्रोइंग फील्ड. So there's mechatronics, there's 3D printing courses, there's courses within the engineering stream that will be catered towards the jobs of the future. Ab, let's say you just do a normal engineering degree, वो तो हर जगह हर country में हर university कर रही है. But there are cutting edge courses which are only available in really top universities in abroad. So i.e. in the UK, in the US, in Germany, which are really catering for the jobs that will be made in the future. वो अभी jobs exist नहीं करते necessarily, पर आगे जाके वो बहुत ही ज़्यादा intense fields होने वाली हैं जहाँ पे बहुत scope of growth है, बहुत scope of earning है. And that way we advise the students okay, what will be the courses of the future according to your stream, what will be the jobs of the future, and what courses are teaching those skills that you will need in the future. Right. So that you don't just do a course now which becomes old and not future proof by the time the student is in the job market. Also, we then help them with the ROIs. So the ROIs are the return on investment. कि आपको कितने पैसे लगेंगे आपके कोर्स के लिए, वो 2 साल का कोर्स है तो आपके कितने पैसे लगेंगे फीस में, अकोमोडेशन में, लिविंग एक्सपेंसेस में, ट्रैवलिंग में, सब चीज़ों को मिला के वी विल देन से कि आप कितने साल के लिए वहाँ पे जॉब कर सकते हैं. कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपका 2 साल का है, 1.5 साल का है, 3 साल का है, उस दौरान में आपको टिपिकल जॉब आपकी स्ट्रीम में वो कितनी अर्निंग होगी, फिर उसको हम कोरिलेट करके ROI कैलकुलेट करके भी देते हैं बच्चों को कि लोग इतनी आपकी कॉस्टिंग आएगी, इतनी आपकी अर्निंग पोटेंशियल है, और हम आपकी हेल्प करते हैं जॉब सिक्योर करने में भी, because that's what is very different about Admissify as compared to Indian companies. कोई और इंडियन कंपनी नहीं है जिसका ऑफिस अब्रॉड है जहाँ पे वो आपकी हेल्प करेंगे जॉब में. वो आपको क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपको अप्लाई करवा देते हैं, और वो भी ढंग से नहीं, राइट. उसके बेसिस पे आपको एडमिशंस मिल जाते हैं, वो भी जो आपकी आपकी एकेडमिक प्रोफाइल के हिसाब से कम है. बहुत ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखे हैं जो यूके के अंदर बैठे हुए, इंडियन स्टूडेंट्स whose profile is very good, but वो सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफाइल के हिसाब से. क्यों? क्योंकि ढंग से उनका एप्लीकेशन किया नहीं गया, तो उनको जो एडमिशंस मिले वो उनकी हिसाब से कम थे,
उनके प्रोफाइल के हिसाब से कम थे. तो anyway, so what we try and do is we try and get them the best admission, and then on that basis we help them after they have graduated and during the time of their study as well. क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल होते हैं. पार्ट टाइम जॉब्स लोग करेंगे तो उनको एक साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है और एक्सपोजर भी मिलता है जी. And then after they have graduated, then they are looking for a skilled job, not an unskilled job that they do when they are studying part time. क्योंकि पार्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो वो normally unskilled job मिलेगी आपको, like maybe you're working in a cafe, or you're working in a shop, or you're doing something which is giving maybe 1,000 rupees per hour, right? Something like this. You can work 20 hours, so it's still not less. You still work, maybe earning about 1 lakh a month that way. 80,000-90,000 rupees to 1 lakh per month just doing part-time 20 hours per week. But after you graduate, you'll have your master's or you'll have your bachelor's, and then you'll be looking for a skill job. More skill job, roughly, depending on your age and whether you have a master's or not, will average maybe at about 25 to 45 lakh per year. And then depending on your post-study work permit, you will have 18 months to work, or 2 years to work that, or 3 years to work that. So then we will work out what that earning is. And then the ROI becomes a very, very attractive thing for students to understand. कि मैं ऐसे करूंगा, मैं इस कंट्री में जाऊंगा, मेरे कितने पैसे बनेंगे, या मेरे क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, मैं इस कंट्री में जाऊंगा तो मेरे क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, मैं ये कोर्स पढ़ूंगा तो मेरे क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं. So we counsel them according to their whole life, not just the university, just the 2 years or the 1 year at university. We counsel them according to what they want to achieve after they graduate, and then accordingly we then select the universities and provide them the options whereby they can achieve what they want to in their life. I hope that answers that question. जी, तो डेफिनेटली आपने बहुत इन डिटेल किया है, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर करिएगा, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी, द पीपल हैव सेंट अस, और लॉट ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स यू हैव ऑलरेडी गिवन इन योर दिस इसी जो आपने आंसर दे दिया है उसमें कई का. तो लेकिन फिर भी वी आर जस्ट पीपल आर पुटिंग द क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली, तो डेफिनेटली वी आर टेकिंग द क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन है मिस्टर दुर्गेश सूर्या, हाउ टू गेट स्कॉलरशिप? Okay. Yes, I saw that question. So what type of profile is needed to get a scholarship? Durgesh has asked. So look, Durgesh, it's a very complex question, but it's very simple. You do not need a certain, not as I was explaining earlier, ऐसा नहीं है कि आपको 75% ही चाहिए एक scholarship लेने के लिए. We work on your scholarship, we work on your profile. That includes your SOP, which is your statement of purpose, and your extracurricular profile. Extracurricular profile का मतलब जो आपका non-academic profile है. आपका academic profile आपको ये बताएगा कि आपके marks X amount है, मगर उसके साथ साथ आपने NGO में काम करा है, आपने model UN में करा है, आपने have you worked? We are associated to charities that work with the blind. We are associated with charities that teach orphan children. तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम आपका प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है. ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा आपके 60% मार्क्स हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती. जरूर मिल सकती है, बट वी हैव टू वर्क ऑन ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोफाइल टू मेक यू लुक स्ट्रॉन्ग. एंड योर SOP वी कैन वर्क ऑन कि आपके कोई सर्कमस्टांसेस थे जिनके वजह से आपके मार्क्स कम आए, मगर आपने ये सब करा हुआ है और आप ये सब करना चाहते हैं. And your SOP should be of a standard whereby the admissions tutor is so impressed that they say कि कोई बात नहीं, 60% is not necessary because this person had some circumstances जिसके वजह से उनके marks कम थे. मगर अगर आपका percentage 80 है या whatever is of a good percentage, then we can still work on your SOP and we still need to work on your extracurricular profile ताकि आपको top scholarships मिले, ताकि आप 10% scholarship या 20% scholarship के बजाय आपको 50, 60, 70, up to 100% scholarship मिल जाए. So we work on your profile based on you. So that's why counseling is very important, so that we can understand you, what you do, what you want to do, and then build your profile according to that. Because your SOP must show कि आप क्या achieve करना चाहते हैं लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं अपने जॉब में, अपने करियर में, और आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं, आप उस कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं. The university wants to know that, not कि वो SOP जेनेरिक सा SOP हो जो आप हर यूनिवर्सिटी को कॉपी पेस्ट करके भेज रहे हैं. The university admissions tutor will be able to see that, and वो उनको पता लग जाएगा कि वो हमारे को स्पेशल ट्रीटमेंट या भाव, आई थिंक वो वर्ड इंडिया में होता है, वो हमारे को भाव नहीं दे रहे, वो इन जनरल SOP
कर रहे हैं। तो that's not what the university admissions tutor wants to see. He wants to see कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हैं, इस सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, और ये वाला कोर्स क्यों करना चाहते हैं, और ये वाले कोर्स से आपको लाइफ में क्या मिलेगा आगे जाके, आपके क्या एम्स पूरे होंगे इस डिग्री के साथ। तो that is second questions also, Rahul ji. तो उनका because the 12th exam has postponed, तो वो कह रहे हैं कि अगर still अगर कोई there is any chance, or how can he apply for UK? You can still apply on the basis of your on the basis of your predicted marks. And at the moment, जब से कोविड आया है, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी के एडमिशंस हैं और जो एडमिशन स्टूडेंट्स हैं वो अब सिचुएशन चेंज हो गई है। वो दे टेक इनटू कंसीडरेशन प्रेडिक्टेड मार्क्स हैं, और एंड अभी आप नहीं दे सकते। अब कल परसों से यूके में, बीबीसी में, हर जगह इंडिया के कोविड सिचुएशन की न्यूज आ रही है ऑल द टाइम। तो सबको पता है कि सिचुएशन अभी वहाँ पे खराब है, और उस चीज के हिसाब से they will be taking into consideration the fact कि you do not have your 12th marks. But remember, always my philosophy is हमेशा पहले से अप्लाई करें, क्योंकि अगर एंट्री डिफर भी हो जाती है तो नेक्स्ट इनटेक के लिए डिफर हो जाएगी। पर आपके पास कम से कम ऑफर और एडमिशन इन हैंड होगा। काफी बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि ओ इस साल नहीं होगा, या मैं बाद में अप्लाई करता हूँ, तो फिर बाद में कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो यू नो I'll just give one कहावत है ये वॉरेन बफे की, who is one of the world's best highest profile investors. So he said, when everybody is being fearful, be brave, and when everybody is being brave, be fearful. तो again, सबको देख के मत करो। इंडिया में ये भी बहुत ट्रेंड है कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं करूंगा, या मैं किसी को जानता हूँ जो कर रहा है तो मैं करूंगा। नहीं, be brave, apply beforehand. Exactly. तो वो जरूरी है आपको, और अपने दोस्तों को देख के इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। आप उनसे सुनो जो इस फील्ड में है, आप उनसे सुनो जो कर चुके हैं ये, या जिनकी स्टडी है इसमें, उनको देख के इंस्पायर हो, नहीं कि अपने दोस्त को देख के। क्योंकि आपका दोस्त कल को कोई गलती करे तो आप उसकी गलती को देख के इंस्पायर नहीं होना चाहेंगे, आई एम श्योर। तो लिसन टू द एक्सपर्ट्स, डू व्हाट somebody who has been here, done it, is advising you to do. So always apply in advance. जहाँ पे कंपटीशन कम है, आपको एडमिशन मिलने का ज्यादा चांस है। जब आपके एडमिशन आपके हाथ में, आप डिफर कर सकते हैं उसकी एंट्री। आपको जरूरी नहीं है अभी जाना। आप वो एडमिशन के साथ आप आगे भी जा सकते हैं जब आप मोर कंफर्टेबल होंगे, या जैसे भी हो, पर कम से कम आपके हाथ में तो है, तो आपके पास ऑप्शन है, बजाय के बाद में और लेट अप्लाई करना जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन है, आधी सीट्स या ज्यादातर सीट्स ऑलरेडी चली गई हैं, कंपटीशन स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी अवार्ड हो चुके हैं बाकी सब बच्चों को, और फिर आप बैठे हैं कि मेरे को अब अप्लाई करना। तो क्यों आप यू आर फाइटिंग अ हार्डर फाइट, राइट? क्यों नहीं पहले से एडवांस में आके यू फाइट द इजियर फाइट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वंशिका सिंह, MBBS degree for girl students, please guide. Right. I will do in 1 second. Let me just I will have to move my seat because my battery is finishing. So okay, just give me 1 second. तो दोस्तों, आप जब तक वो मूव कर रहे हैं, अपनी सेटिंग कर रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस को रेडी रखें, और साथ में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में रखें। यहाँ पर आपको मिस्टर राहुल हैं एडमिसिफाई से, वो आपका यहाँ पर आंसर देंगे। प्लीज हमारे इस शो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे पेज को भी जरूर लाइक करें, ताकि आगे की जो आने वाले टॉक्स हैं उनमें भी आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएं। और साथ ही यदि आप किसी टॉपिक पे आप सजेशन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पे चर्चा हो और इन टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे, डेफिनेटली लाइव विद इन टॉक शोज आपके साथ आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये शो रन करते हैं, सो दैट हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। इंटरनेशनल जो फॉरेन जो एजुकेशन है, उस पर बहुत सारे लोगों की ड्रीम्स होती हैं कि हमें एजुकेशन लेना है, लेकिन समहाउ उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, सही इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाता, या सही
काउंसलर नहीं मिल पाते, जिनकी वजह से उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो किस तरह से आगे जाएँ और समहाउ कई लोग ड्रीम भी पूरा नहीं कर पाते हैं और कर भी पाते हैं तो कई बार उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। तो आपको राइट काउंसलर चाहिए, राइट इंस्टीट्यूट चाहिए जो आपके फॉरेन एजुकेशन में पूरी तरह मदद करें या आपको पूरी तरह से गाइड करें और जहाँ एडमिसिफाई जो है इवन जॉब की भी आपको सपोर्ट करते हैं कि जॉब भी आपको प्रॉपर मिल पाए। तो इसके लिए भी एडमिसिफाई आपको करता है। हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उनका नंबर और उनका लिंक भेज रहे हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ में यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो हमारे साथ दोबारा से जुड़ रहे हैं मिस्टर राहुल। जी, राहुल जी, वंशिका का क्वेश्चन है तो Hello, sorry. Okay, so Vanshika's question is MBBS degree for girl students, please guide. So look, as far as MBBS and any degree is concerned, it's ऐसा नहीं है कि वो MBS specific है. But if you mean your question is for degrees for girls, look, काफी बार जब मैं इंडिया में मैंने बहुत सारी काउंसलिंग खुद करी है with parents and parents are worried के for sending their daughters abroad. One must understand that जो जनरली बाहर कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, दीज आर वेरी हाईली सर्वेड कंट्रीज। बहुत सारे कैमरास होते हैं, बहुत सेफ्टी होती है यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो इट इज ऑलवेज सेफ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रात को घूमने से किसी को इट इज अनसेफ फॉर गर्ल्स टू कम आउट एट नाइट टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। Mostly or everyone, it's a very safe atmosphere. So I always give that faith to parents. In all the students that we have sent, there has never been anybody who has ever, any girl that has ever encountered any safety issues ever. Sometimes in all these years, maybe one or two incidents have happened where boys have had fights or something like this, but never with any girls in terms of a safety issue. But I think if that answers your question, I'm not sure. But as far as MBBS degrees are concerned, look, as far as MBBS is concerned, there's different countries that specialize in MBBS for Indian students. That is usually China, Russia, the US, Barbados, other such countries that award MBBS and that can take that can then give you a certification from the Medical Council of India. But it is a very different area of admissions. Only MBBS is slightly separate from every other type of admission. So the countries are separate, the method is separate, and you need it to make sure that it's applicable with the MCI when you come back and stuff like that as well, or that the degree that you're getting from that country is then accepted by any other country that you want to go to after that also. So it is the same for a boy, it is the same for a girl, but it's a very specific type of counseling. So I'll answer it as far as that is concerned, but I can't answer it in more detail, I'm afraid. Rahul, next question we take from Gunika Patel. How should the students apply in the future, keeping COVID in mind? And should we apply or wait for the to end it? Okay, very good question. I answered it just a few moments ago, but I'll say it again. COVID, already, look, as far as the UK is concerned, I'm sitting in the UK now. We are coming out of lockdown now very, very soon, right? We're already partially out of lockdown and we are coming out. The rest of Europe is also coming out of lockdown, and the admission, the COVID rates are very low. So already we are coming back into a normal state of play, right? However, should you apply now or should you wait? Apply now. That is the, trust me, on the Admissify Facebook page, under the video section, if you go to the Admissify Facebook page, under the video section, मैंने इसी topic पे एक video करी थी back in March 2020, जब पूरी दुनिया में lockdown शुरू ही हुआ था. And मैं सबको तभी भी कह रहा था कि apply now, because बाद में बहुत competition होगा, जब सब चीजें लग रही होंगी कि खुल रही हैं, तो सब एक बार में apply करेंगे. तो जिन्होंने मेरी बात मानी उनको scholarships भी मिले, admission एकदम आए, and they got the admissions and they went.
एंड जिनको नहीं जाना था, जो थोड़े डरे हुए थे या जो भी है, उन्होंने अपने एंट्री डिफर कर दी, मगर उनके पास उनका एडमिशन और स्कॉलरशिप हाथ में था, राइट। हाउएवर जिन्होंने नहीं सुनी वो सोच रहे थे नहीं नहीं जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा, देन एवरीबडी अप्लाइड एट द सेम टाइम, एडमिशन स्कॉलरशिप्स बाकी बचे थे नहीं, थोड़ी बहुत सीट्स बाकी बची हुई थी, एंड दे ऑल गॉट द सेकंड थर्ड फोर्थ चॉइस यूनिवर्सिटी। ओके, तो वही चीज है, डू यू वांट, अगर आपको अगर आपको लड़ने का मौका मिले तो आप द ग्रेट खली से लड़ेंगे, या या अपने एज से छोटे बच्चे के साथ लड़ेंगे, इज अगर दंगल हो तो यू विल नॉट चूज टू फाइट द ग्रेट खली इन अ दंगल। So right. likewise, do not fight with everybody. Do not compete with everyone at the same time. Apply now. Have the chances of the scholarship. अगर आपको बाद में भी जाना हुआ तो आप अपनी entry defer कर सकते हैं उसी offer के साथ. So always apply in advance. It gives more chance for us to edit your SOPs, make a very good profile, get you NGO के certificate. It helps us make your profile that much stronger so that your scholarship chances are that much more. That's wonderful. Rashmi Juneja with us. What are the cost of studying in UK? Her question. Okay, very good question. Very broad question. So, usually everybody wants to go UK. Look, it's a really good place to come. Abhi, lots of opportunities for Indians. And जब से UK, आपने Brexit शायद सुना हो, बच्चे जो हमारे साथ joined है उन्होंने भी शायद Brexit सुना हो. जब से UK यूरोप से बाहर आया है, इंडियंस के लिए और स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं. जैसे ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम था और है, अब यूके में भी पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम आ गया है जो बहुत सालों से नहीं था. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और रास्ते निकल आए हैं इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे. पहले जब मैं शुरू में काउंसलिंग करता था, लोग यूके नहीं आना चाहते थे 2017 2018 में 2019, क्योंकि वो स्टडी वर्क सिर्फ 6 महीने का होता था यहाँ पे, 4 से 6 महीने. एंड 4 से 6 महीने इज नॉट इनफ टाइम फॉर एनीबडी टू गेट अ जॉब एंड अ कंपनी टू वांट टू गिव यू अ जॉब. क्योंकि कंपनी क्यों आपको जॉब देना चाहेगी जब उनको पता है कि आपको 4 महीने की स्टे मिलेगी और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा. तो कोई कंपनी नहीं देना चाहती. तो लोग सोचते कि यार यूके में जॉब नहीं मिलती, क्यों मैं क्यों जाऊं यूके. तो और वो सही भी होते थे, तो मैं एडवाइज नहीं करता था. अब यूके में 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है और उसके बाद उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको परमानेंट रेजिडेंट बनने का भी और सिटीजन बनने का भी रास्ता है अब, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रास्ता है. और बहुत सारी कंपनीज देना चाहती हैं इंडियंस को जॉब, स्पेशली क्योंकि 2 साल की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है. क्योंकि यूरोप से अब इमिग्रेशन बंद हो गया है. पहले जो यूरोप से सारे रोमानिया से, पोलैंड से और इन सब कंट्री से बिना किसी वीजा के आ सकते थे अब यूके, अब वो नहीं आ सकते. तो हमारे पास ऑलरेडी स्किल्ड इमिग्रेशन की कमी है, तो इसलिए इंडियंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं. बट मैं उस सवाल पे वापस आऊं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टडीइंग इन द यूके. तो एवरेज देखो, बिना स्कॉलरशिप के फीस है पर ईयर रफली अराउंड अबाउट 10 to 12 लाख, राइट. अब क्योंकि रुपी थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो लेट्स से 12 लाख इज योर एवरेज फी पर ईयर. बट सबसे जो खास बात है यूके के बारे में वो ये है कि करते हैं वो 1 साल का मास्टर्स है. कनाडा में 2 साल का मास्टर्स है. जर्मनी में भी डिपेंड करता है व्हाट डिग्री कोर्स, बट यूजुअली 2 साल का मास्टर्स है. यूएस में 2 साल का मास्टर्स है. ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का मास्टर्स. तो ओनली यूके एंड आयरलैंड हैज अ 1 year मास्टर्स. तो ऑलमोस्ट आप ये माने कि आपकी मास्टर्स 12 लाख में फीस खत्म हो चुकी है, मतलब दैट्स इट. अब बाकी आपको लिविंग एक्सपेंसेस होती हैं. लिविंग एक्सपेंसेस देखो यूके में बहुत वेरी कर जाते हैं. अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप मुंबई के चौपाटी बीच में एक फ्लैट लेंगे वर्सेस आप आई डोंट नो मोहाली के अंदर एक फ्लैट लेंगे, तो बहुत अंतर आ जाएगा प्राइस में. लाइकवाइज अगर बॉम्बे में आप टॉप रेस्टोरेंट्स में खाएंगे या दिल्ली में टॉप रेस्टोरेंट्स में खाएंगे वर्सेस आप मोहाली में नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाएंगे फॉर एग्जांपल, तो वहां पर भी बहुत अंतर आएगा. तो देयर इज नॉट हाउ यू where you are studying in London. Like London is very expensive. मेरा ये कहने का मतलब कि London is very expensive, but outside of London like Nottingham हो, Leeds हो, Manchester हो, ये भी बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन सिटीज हैं. ये नहीं मैं कह रहा कि I'm not comparing कि लंदन बहुत अच्छा है और बाकी लंदन के बाहर बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. बट लंदन बहुत महंगा है क्योंकि लंदन में बहुत पैसा है, एंड बिकॉज
पूरी दुनिया लंदन आना, राइट? तो सब कुछ महंगा है. But on the opposite side, you know, Nottingham is an amazing city, Leeds is an amazing city, Manchester is an amazing city, Edinburgh is an amazing city, Cardiff is an amazing city, Sheffield is an amazing city. All these cities are really, really lovely, but the cost of living is very, very cheap. It's like half the price of London. खाना पीना भी half price में हो जाता है और रहने का भी half price में हो जाता है. So your cost can come down half as far as your living expenses are. But जो fees है वो तकरीबन 12 लाख से 15 लाख साल का है. पर याद रहे कि मास्टर्स ही 1 साल की है, तो आपकी पूरी मास्टर्स की फीस 12 लाख से 15 लाख में खत्म. और आपकी लिविंग कॉस्ट तकरीबन डिपेंड करता है आप लंदन में या लंदन के बाहर हैं, वो वेरी कर जाती है. 9 लाख से आप 15 लाख लगा सकते हैं दोबारा. But remember, you can do a part-time job, and the part-time job can earn you roughly around about 1 lakh rupees per month, minimum. ये minimum नहीं, minimum तो 80,000 होगा, but roughly आप 1 लाख कह सकते हैं. तो almost आपने अपनी, अगर आप पूरे साल part-time work भी करेंगे तो आपकी tuition fees भी निकल जाएगी आपके part-time काम. अगर कहीं अच्छी जॉब मिल जाती है तो हो सकता है कि आपका पूरा ही इट्स योर अप टू योर स्किल्स. नहीं, ये तो पार्ट टाइम हो गया, ये तो पार्ट टाइम हो गया. जो जब आप तो जैसे आपने पार्ट टाइम काम करके 1 लाख कमाया पर महीना, ये 12 लाख हो गया, आपकी फीस 12 लाख थी, ये तो आपने फीस ही निकाल दी. जिससे और उसके बाद 2 साल का आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, जिसमें आप यूजुअली एवरेज 35 लाख पर ईयर कमा लेंगे. जो तो 2 साल में आप 70 लाख कमा लेंगे. 70 लाख में अगर आप अपनी अकोमोडेशन निकाल लेंगे उसके साथ, तो आप 20 लाख वहां से निकाल लो, तो 50 लाख की सेविंग्स के साथ आप इंडिया वापस जाएंगे. या फिर हम आपकी हेल्प करके आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली, अगर वो कंटिन्यू करना चाहें तो स्पॉन्सरशिप करवा. राइट. So that is difficult. तो ये बहुत अच्छा सवाल है. So what happens is you have post study opportunities to after you 2 year 2 साल का आपका post study work permit है, 2 साल आपने काम करे, उसके बाद आप कंटिन्यू करना चाहते हैं यूके में रहना, तो at that stage we will help you get a job at such a company that can sponsor your visa continuing forward. But it depends on where you get that job. क्योंकि कई कंपनीज करती हैं स्पॉन्सर, कई नहीं कर सकती. तो हम आपको उस डायरेक्शन में या उन कंपनीज में जॉब दिलवा सकते हैं जहां पे आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है आपको एक्सटेंड करने के लिए आपका स्टे. तो अगर हम ऐसे करें तो यू कैन स्टे फॉर लॉन्गर. और अगर आपके 4 साल हो जाए वर्क के, तो यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस, और उसके 1 साल बाद यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप. तो बहुत सारे तरीके हैं, और हम यहाँ पे अपने यूके लंदन ऑफिस से बहुत मदद करते हैं लोगों को जॉब दिलाने में भी, जॉब सिक्योर करने में भी, और फिर पोस्ट स्टडी वर्क के बाद एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप दिलवा के रुकने में भी. Definitely, Admissify, it's playing a very great role to help Indian people. कि उनको एजुकेशन में भी हेल्प कर रही है, उनको जॉब के लिए भी कर रही है, फिर फर्दर अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो मदद कर रही है. तो इट्स रियली अमेजिंग. तो ऐसा प्लेटफॉर्म रियली बहुत हुआ है. तो आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है उनको इसका जरूर फायदा होगा अगर वो एडमिसिफाई से वो करते हैं. वी हैव पोस्टेड द नंबर्स, यू कैन टॉक टू द काउंसलर्स, दे विल हेल्प यू डेफिनेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम खुशी खन्ना. हाउ इज द स्टूडेंट लाइफ इन यूके? Okay, so I'll give you my life and my friends, right? उनका experience बताता हूँ. So so I studied engineering at Queen Mary University of London, and I did a joint majors. So I have an engineering degree, Bachelor of Engineering in Biomedical Science, and I have a Bachelor of Science in Business Management from the University of London, Queen Mary University. After that, I did my master's in law. That was international commercial law in the field of, and I specialized in intellectual property. So I'm actually a patent attorney now. So patent attorney is somebody who's a lawyer who's in intellectual property, but you need to have both disciplines. The reason I'm telling you that is because studying in the UK and studying in abroad gives you the ability to be an engineer, to be a business degree holder, and also be a lawyer. आप शायद ही बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इन तीनों स्ट्रीम्स की डिग्रीज हैं, राइट? पर क्योंकि इंडिया में
काफी हद तक people get limited to one stream. आप engineering में है तो आप tech में रहेंगे, आप commerce में है तो आप commerce में रहेंगे, आप arts में है तो आप arts में रहेंगे. ऐसा नहीं होता है यहाँ पे. You can mix and match and become a very rounded, very attractive prospect for company that and a very niche in yourself. But what is the UK life like? देखो मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ. मेरी यहाँ की पैदाइश है तो I'll be a little bit biased, but I don't want to be biased. Look, the UK is amazing. मेरे 32 साल में I have never had of life. I have never had a racist comment said to me ever in the UK. जो मेरे बहुत सारे इंडिया में दोस्त हैं. My co-founder is a very good friend of mine who studied with me here. He's a big industrialist. My other friends in India are big industrialists. But they became very humble and they became very independent when they became here. India की life for somebody who, चाहे वो industrialist हो या ना हो, it doesn't matter. But India में बड़ी dependent life हो जाती है. So what happens is नौकर चाकर होते हैं. पानी भी लोग खुद नहीं उठा के लेते. छोटू पानी लाइयो. That kind of life is what it is. ड्राइवर गाड़ी चला के आपको A से B पहुंचा देते हैं. Life in the UK and abroad is not that easy. आप public transport लेंगे, आप train station आप सीखेंगे कि train कैसे लेते हैं. आप सीखेंगे कि एक जगह पे time से कैसे पहुंचना होता है. खुद अगर मैं खाना खा रहा हूँ अपने accommodation में, मेरी प्लेट गंदी है तो वो प्लेट गंदी ही रहेगी, वो गायब नहीं हो जाएगी, वो साफ नहीं हो जाएगी अपने आप सुबह. It's a very independent life. और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको ये नहीं, बच्चों को ये ऑफ पुट नहीं करना चाह रहा कि देखो आपको बर्तन भी मांजने पड़ेंगे. नहीं. आप खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे. यहाँ की लाइफ आपको इंडिपेंडेंट बनाती है. राहुल जी, ये पार्ट ऑफ लाइफ की हमारी लाइफ में एक रूटीन है कि हमने खुद को काम करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, डिपेंडेंसी खत्म करनी है लोगों में. एग्जैक्टली. जी, तो आप आगे बढ़ते हैं सर. जी सॉरी मेरे को लगा वो थोड़ा लैग आ रहा था. मैं इसी पॉइंट पे आगे बताना चाहता हूँ. मेरे जो दोस्त थे वो जब आए थे, मैंने खुद देखी है उनकी लाइफ में चेंज. मैं जब वो आए थे तो वो कितना कम करते थे, कितना उनको कम समझ में आता था. फिर रह के जब वो यहाँ से अपने मास्टर्स या बैचलर्स एंड मास्टर्स करके गए हैं तो वो क्या थे. मैंने देखा है अपनी आंखों से कि वो क्या थे और वो क्या हुए जब वो निकले. एंड मैं सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा. एज एन इंसान, एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी, एज अ पावरफुल एंटिटी, एज अ कॉन्फिडेंट एंटिटी, कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ. लाइफ के चैलेंजेस के लिए वो प्रिपेयर करती है आपको कि आगे जाके आप किसी भी मुश्किल के सामने कैसे करना है. वो आपको खुद एज इन इट मेक्स यू अ बेटर टूल. देखो हम सारे एक टूल बनते हैं लाइफ में, राइट. दैट्स व्हाट आवर पेरेंट्स वांट फ्रॉम अस, दैट्स व्हाट we want from ourselves, to become a tool जो मल्टी टूल हो. जो कोई भी मुश्किल आए तो हमारे पास वो उस टूल का उसको सामने करने का हमारे पास काबिलियत हो. So this is what life teaches you here. It teaches you how to become independent, how to make yourself in such a way that you can tackle any problem that comes by. So that is one of the biggest advantages of studying anywhere, not the UK, not the US, not Germany, anywhere outside of the India, where you are outside of your comfort zone, where you are on your own. हाँ जी, जरूर शुरू में मुश्किल होती है, but मुश्किल से ही जीत के बंदा डेवलप करता है. मुश्किल से अगर आप डरेंगे या पीछे हटेंगे तो आप कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे. तो that's an important thing. But student life in the UK is amazing. People are respectful. You get to have fun. Teaching भी जो यहाँ पे होती है वो बड़ी इंटरैक्टिव होती है. स्मॉल क्लासेस होते हैं. आपका प्रोफेसर आपका दोस्त रहेगा. मेरे प्रोफेसर मेरे साथ इतनी दोस्ती, मेरे मास्टर्स में इतनी दोस्ती थी मेरे प्रोफेसर के साथ कि वो मेरे को बाद में कहते थे कि आप हमारे साथ, राहुल आप पब चले हमारे साथ. मैं इतना चाहता अब क्योंकि वो यहाँ पे कल्चर है पब जाने का. ये नहीं कि वो जो भी है, पर पब का कल्चर है कि यूनिवर्सिटी के पास चाहे वो लोग ज्यादा कॉफी पी रहे होते हैं बेशक पब में, बट वो सोशलाइजिंग का एक एटमॉस्फेयर होता है. वो यहाँ की एक कल्चरल पार्ट है. तो ये नहीं है कि लोग पब जा रहे हैं तो वो डांस कर रहे हैं, म्यूजिक है और वो है, कुछ नहीं. ऐसा नहीं होता यहाँ पे. पब जो यूनिवर्सिटी के बाहर पब्स होते हैं वो यहाँ पे वो कॉलेज के प्रोफेसर, एमरिटस प्रोफेसर होते हैं. कोई कॉफी पी रहा होता है तो कोई कुछ बैठे हुए बात कर रहे होते हैं. कोई म्यूजिक नहीं होता, कोई बच्चे नहीं होते डांस करते हुए. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग. तो मैं पब बोल रहा हूँ तो हमारा पब जो यहाँ पे होता है और इंडिया का पब में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में फर्क हो तो मैं वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ. बट
बड़ी अच्छी रिलेशनशिप होती है आपकी प्रोफेसर्स के साथ। सोशल गैदरिंग का भी हम लोग कह सकते हैं कि उसका एक सोशल गैदरिंग का एक प्लेटफॉर्म रहता है जहां आप एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के साथ आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बनती है वहां पर डेफिनेटली। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं, वरना मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देता रहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बहुत इन डिटेल बता रहे हैं। डेफिनेटली जो जिस द वे यू आर जो एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, डेफिनेटली इट विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, जो जिस तरीके से उनको समझना चाहिए। आई थिंक वो आप बहुत अच्छे ब्रॉड वे में समझा रहे हैं उनको, और बहुत इजीली उनको ये चीजें समझ में भी आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग। आई थिंक ऑडियंस भी हमारी कर रही है। प्लीज मेरा सभी ऑडियंस से भी और जो हमारे लिसनर्स हैं उनसे भी मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जरूर इस ध्यान से सुने और इन चीजों को फॉलो करें। और जितना आप इसको फोकस करेंगे इस शो में, तो डेफिनेटली उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको हेल्प करने वाली है इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू फॉर एन एजुकेशन, राइट। आगे हम लोग चलते हैं कि नताशा पटेल हैं, प्लीज ब्रीफ अ बिट अबाउट एजुकेशन लोन। ये बहुत बड़ा एक कह सकता हूं, मैं भी चाहूंगा कि इसके बारे में जरूर बता रहे हैं, क्योंकि ये लोन का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। क्या ये इजीली लोन मिल जाता है, या व्हाट इज द प्रोसेस? देखो, इसमें दिस इज अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन। मैं इतना आपको इसमें इस वाले में मैं बहुत शॉर्ट जवाब दूंगा, बिकॉज इसके अगर आप एडमिसिफाई के फेसबुक पेज पे कोई भी जाएगा, तो वहाँ पे वन ऑफ द लास्ट वीडियोज is a video with a very senior person at HDFC Credila, with whom we work, which is all a video based on loans. वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे लोन्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं, और उसमें बहुत सारी डिटेल में हर किस्म के लोन, गारंटोर क्या होता है, कैसे होता है, कब लोन अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, मेरे को इस केस में लोन मिलेगा, मेरे को उस केस में लोन मिलेगा, मेरे को ऐसे में मिलेगा, वैसे में मिलेगा। बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन के बहुत सारे जवाब हैं। तो मैं बच्चों को ये एडवाइस करूंगा कि आप फेसबुक एडमिसिफाई के फेसबुक पेज पे जाके वो वीडियोस के टैब खोल के आप HDFC क्रेडिला के साथ जो वीडियो है उसको देखें, अगर आपको लोन के बारे में जानना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक हैं। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूंगा कि देखो, एजुकेशन लोन्स आर वेरी इजीली अवेलेबल। वी वर्क in particular with HDFC Credila as well as other loan providers, but HDFC Credila is a very good, they give loan, so it's a very good affiliation that we have with them. But I will say, देखो, loans आराम से मिल जाते हैं, right? इसलिए loans मिल जाते हैं study abroad के लिए क्योंकि banks को पता है कि जब आप वापस आएंगे तो आपका earning का caliber ही अलग होता है। देखो, अब जैसे देखो, हर बैंक को ना अपनी सिक्योरिटी चाहिए होती है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी सिक्योरिटी चाहिए होती है। अगर इनफैक्ट इंडियन स्टडी के लिए लोन्स इतनी आराम से नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको फीस देनी है 10 लाख की, मगर आपको जॉब ही मतलब 20-30-40 हज़ार की मिलने वाली है, इट विल टेक यू वेरी वेरी लॉन्ग टू पे दैट लोन बैक। बट whereas उनको पता है कि अगर आप बाहर जाएंगे आपको बहुत सारी you will earn a lot of money abroad, और जब आप वापस आएंगे तो you will have a job which is maybe 1, 2, 3, 4 lakh type per month jobs, then उनको उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इसलिए the loan is easy to get when you are studying abroad, because bank knows कि हमारे को हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। But alongside that, particular circumstances होते हैं जहाँ पे लोन को मुश्किल होता है, पर वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और वो आपके फाइनेंशियल बेसिस पे, आपके पेरेंट्स के फाइनेंशियल बेसिस पे होता है। तो देयर इज वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बट हमारे थ्रू डिस्काउंट भी मिलता है HDFC क्रेडिला के साथ, बिकॉज वी आर एफिलिएटेड विद देम, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स अप्लाई फ्रॉम लोन्स थ्रू us and through HDFC Credila, so we pass on that benefit to the student also. हम नहीं कुछ रखते उसमें, we don't believe in that. That's why we've never charged for like top universities, they don't give anybody anything. But we always try and make our students apply to the top universities. चाहे उसमें हमारा financial benefit नहीं है, क्योंकि हमने जब ये कंपनी स्टार्ट करी थी तो हमने financial benefit के लिए नहीं करी थी. So we started it so that people will stop being deceived. So that people जो ऑक्सफोर्ड में जा सकते हैं, वो किसी बहुत ही लो ग्रेड यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे हैं. तो that is the reason that we did this. But again, like we say,
HDFC credit you can apply directly, but if you apply through us you'll get a better rate, but we will then advise you कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए in order to make sure that you do get that loan. But are loans easy to get? Yes they are. अगर छोटी चीजें होती हैं जो रास्ते में ब्लॉकेज ला सकती हैं, पर उसको वो क्या शब्द है हिंदी में, मेरी हिंदी is my second language, so bear in mind that forgive me if my Hindi is not the best. उपाय, उन चीजों के उपाय होते हैं जो problems हो सकती हैं रास्ते में, there's solutions for those. Someone come. I'm audible. Hi, I'm audible now. Yeah, I am audible now. Yes, now you are. Yeah. Yes, next question from the Sonia Mittal. Yes, is yes, GRE score compulsory for to study in the UK? No. GRE is required by more US universities. It is not required by UK universities. It helps if you have a GRE. It's an additional thing that can be of use, but it's not compulsory to have a GRE to study in the UK. So no, the short answer is no, it's not compulsory. But if you have one, it's good. If you don't want to get one, like I said to you, we work on your profile. The SOP is very, very important, and building up your profile is very, very important. So if you do that very, very well, तो GRE की जरूरत नहीं है. IELTS भी कंपल्सरी नहीं है. बेटर है अगर आपके पास IELTS हो UK की स्टडी के लिए, पर कभी-कभी वो भी कंपल्सरी नहीं होता. अगर जैसे आपने depending on, we can quite often we can get a waiver for IELTS also. Next question is from Durgesh. Earlier he also asked some question, how to get the predicted marks. Last year I was admitted in the hospital because of some diseases, and I didn't give any exam of my school, and also given my pre-board, so pre-board bhi unhone nahi diya hai. So now can I get predicted marks? क्या कोई solution है इनके लिए? और इसी के कंटिन्यूएशन में एक इनका आगे नेक्स्ट कंटिन्यू में आप करूंगा. यू कैन रीड इट. Yep. And his next. Okay, so I've asked because he's asked a few questions. So I was just reading that. And look, so dekho, look, your circumstances are very different. What we can do is we can work on your LORs, right? LORs are letters of recommendation. So as long as we can get some LORs from your teachers to say, dekho, you were in hospital, we can provide that evidence to them anyway. Then we can say to them that, look, can you do it on this basis? But it is difficult. Your circumstances are very different, Durgesh. So I don't want to necessarily give you lots of stuff just on the basis of your circumstances, but we will be happy to look more into your profile and see exactly what we can do with you. Because देखो आपने pre-board भी नहीं करा, तो you don't have any predicted. But we can maybe try and get a predicted mark depending on how well your teachers know what you could and could not do, and then put that in the LOR and then do it on that basis. There are also ways to get you into foundation courses where, because you haven't done this, you can do a foundation course and then get in. So there are pathway courses. There are pathways by which we can work with you and then get you. मतलब एक साल और लगेगा आपका 12वीं पढ़ के, because a foundation year is like a year 0, right? तो आप बैचलर्स के लिए ही देख रहे हैं, आई गेस, क्योंकि आप 12th के बारे में बात कर रहे हैं, आपने 12th नहीं करा. तो जैसे नॉर्मल बैचलर्स डिग्री यूके में जैसे 3 साल की होती है, कई जगह यूके में नहीं, बट कई जगह बाहर 4 साल का भी होती है, जैसे यूएस 4 साल का है. But in the UK we can get you admission, but through a pathway. So that means you will have a 0 year, 0, 1, 2, 3, and that 0 year is called the foundation year. And then we can still get you entry. So ऐसा नहीं है कि you don't think कि oh, मेरा सब कुछ ही खराब हो गया, नहीं. Remember, you can't start in year 1, you can start in year 0, but that way also there's many advantages of doing it that way also. बहुत सारे advantages मिलते हैं आपकी मतलब
you sometimes get better universities doing it that way. एक साल और लगता है जरूर, but there are other benefits to that also. So Durgesh, I would suggest that you call up, you download the app, or and you can chat with the counselor, or you can call the number, and then we'll do your counseling specific, because you have a very specific situation. But definitely there is ways to get you abroad, but pathway programs are the best way through a foundation course for you. Right. People are appreciating. And next question we are taking from the Siddharth. Is there any minimum eligibility criteria for the studying abroad and other than? Any solution for this? Yes. Sorry, I was just reading the question. So IELTS, look, even IELTS is mandatory in most places. Like in Canada, you will need to have an IELTS score. In the UK, I mean, most of the places it is, but we are quite good at getting waivers for IELTS as well. So अगर आपने IELTS ना दिया हो, for example, or time ना हो, जैसे अभी situation ऐसी नहीं है जहाँ पे आप, if you can do it online, then you can do it. But it depends on the circumstances. If your bachelor's is if you have good marks at 12th in an English medium school, and you have done maybe your degree from and you have a good score from like Delhi University or a big university, then we can often get you an IELTS waiver. आई यूनिवर्सिटी कहती है ठीक है हमारे को जरूरत नहीं है आपके IELTS score की. But is there any minimum eligibility criteria? It depends what course you're talking about. It depends what university you're talking about. So usually the minimum criteria you have to have really above 55%. Less than 55%, it becomes very difficult, very limited. And if you have, maybe let's say you have studied at a college, not a very well-known college, and your schooling has not been from a very well-known school, or maybe from certain mixed medium schools or whatever, then you will be required to do an IELTS. But we do have online IELTS coaches. There are master coaches, in fact. A master coach is certified by the British Council, and that IELTS teacher will be of a very high standard. So we can help you in doing online coaching for IELTS with a master faculty, and then get your IELTS score up. देखो मैंने जब मैं इंडिया में था, I saw people went and were doing IELTS coaching at these IELTS institutes. सीढ़ियाँ चढ़ के किसी कोने नुक्कड़ में there's an IELTS institute. And in that IELTS institute there is somebody who is considering themselves to be a IELTS faculty. मगर वो जब I went to one और मैंने देखा ये बंदा खुद IELTS में 6 ना ला पाए तो को 6 से ज्यादा कैसे दिलवाएंगे? Like it becomes like that. So it really does matter where you are getting your IELTS coaching from. देखो, I don't want to say, it doesn't sound nice, but if your teacher is not able to teach or able to get the marks themselves, तो वो आपको क्या पढ़ाएंगे? तो just remember, IELTS coaching is very important to have a good coach. Without a good coach, वो आपको गलत पढ़ा रहे हैं तो आप गलत सीखेंगे, और आपने अगर सही से भी सीखा जो वो पढ़ा रहे हैं तो आप गलत ही होंगे at the end of the day, तो आपके मार्क्स आ ही नहीं पाएंगे. So it is very important to have a good IELTS coach, number one, who is certified, who is proper, जिनके रिव्यूज आपको पता है अच्छे हैं. तो आप वहां पर ही जाएं. ये मत सोचें कि वो मेरे को 7,000 चार्ज कर रहे हैं तो वो मेरे को 10,000 चार्ज कर रहे हैं तो मैं 3,000 रुपए बचा लूं. नहीं, देखो, if you are studying abroad, आपको 1, 2, 3 के लिए नहीं सोचना चाहिए. और अगर आप सोच रहे हैं तो, और आप अगर फेल कर देंगे अपने IELTS या आप 6 से कम ले आएंगे तो आपको वैसे भी दोबारा वो 12,000 की एग्जाम फीस देनी पड़ेगी for to reset the paper, और आपके 6 महीने वेस्ट होंगे. तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है. कभी कभी लोग इंडिया में थोड़ा लॉन्ग टर्म नहीं सोचते बच्चे, वो ये सोचते हैं कि मैं अभी 3,000 रुपए या 2,000 रुपए कैसे बचा लूं, और वो उनको जाके बाद में 30,000 से भी ज्यादा महंगा पड़ जाता है. तो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म सोच रखें, थोड़ा सा IELTS को मेक श्योर करें कि आपका कोच अच्छा है. उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं. हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं सिर्फ, और हम मास्टर फैकल्टीज के साथ जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन क्लासेस आपको 1-to-1 करवाते हैं.
हम इस चीज में भी नहीं बिलीव करते, मैं नहीं बिलीव करता, और इसलिए हम नहीं करते इस कंपनी में। हम कंबाइन कोर्सेज में, जैसे आप कभी कभी ये आइल्स क्लासेस में जाते हैं तो वो 7,000 रुपये इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि उनके क्लास में 15 बच्चे भरे पड़े हैं, राइट। और 15 बच्चे, जब वो फैकल्टी सिखा रही है 15 बच्चों को, तो 15 बच्चों की इंग्लिश में वीकनेस अलग अलग एरियाज में है। किसी की लिसनिंग में है, किसी की राइटिंग में है, किसी की रीडिंग में है, किसी की किसी चीज में। तो वो आपको आपकी वीकनेस को नहीं एड्रेस करके, आपकी वीकनेस को नहीं ठीक कर रहे, वो बस पढ़ा रहे हैं, वो बोर्ड पे चीजें लिख रहे हैं और वो बोली जा रहे हैं चीजें। और वो बच्चे वहाँ पे 15 बच्चे हैं, उसमें तो किसी बच्चे को अगर सवाल भी होता है तो वो इंडिया में बड़े लोग डरते हैं। मैंने बहुत देखा है इंडिया में, मैंने बहुत सेमिनार्स करे हैं, DU में, नेहू में, पूरे इंडिया में मैंने सेमिनार्स करे हैं, सेमिनार्स करे हैं इनफैक्ट, जाके असम से लेके, बैंगलोर से लेके, पंजाब से लेके दिल्ली में, एट द टॉप यूनिवर्सिटीज, DU के बहुत सारे कॉलेजेस से लेके IP में, एवरीवेयर आई हैव डन इट। और मेरे को बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता था कि आप सवाल पूछें, क्योंकि वरना बच्चे डर जाते हैं कि मैं सवाल पूछूंगा तो मेरे बाकी के 15 दोस्त या 70 बच्चे जो क्लास में है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने कुछ थोड़ा स्टूपिड सवाल कर लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो लोग डरते बहुत हैं। तो पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे ना डरें, क्योंकि देखो कोई सवाल स्टूपिड सवाल नहीं होता। जो बच्चा सवाल अपने दिमाग में रखेगा और वो पूछेगा नहीं, वो स्टूपिड बच्चा है, पर सवाल कोई स्टूपिड नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को समझने के लिए कि देखो कोई सवाल गलत नहीं होता, सवाल हमेशा सही होता है, और सवाल पूछने वाला हमेशा सही होता है। जो सवाल नहीं पूछता, जो अपने अंदर रखता है सवाल और फिर इग्नोरेंट रह जाता है, या ज्ञान को हासिल करने के लिए नहीं आगे बढ़ाता अपनी आवाज, वो बच्चा, मेरे को हिंदी में थोड़ा सा वो बच्चा, पता नहीं, वो शायद रूड हो जाएगा वो शब्द, वो अपना ही नुकसान करता है बच्चा जो है ना, वो खुद अपने मन पे रह जाएगा तो अपना ही नुकसान करेगा वो। जो अपने एग्जैक्टली, जी वो एग्जैक्टली, तो वो हाँ, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे बच्चे, ऐसे करके वो सवाल पूछें तो वो बेटर है। पर देखो वी डू, जो हमारे एफिलिएट कोचेस हैं, जो मास्टर फैकल्टी है, वो 1-to-1 सेशंस करते हैं, ठीक है। इट माइट कॉस्ट यू 5,000 रुपीज मोर, बट इफ यू गेट द मार्क्स, आपकी एडमिशन में ज्यादा चांसेस हैं, आपको रीटेस्ट करने की कम चांसेस हैं, आपको हायर मार्क्स लाने की। और आपको देखो, आप बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको गोरे बच्चों के साथ, इंटरनेशनल बच्चों के साथ मिलना जुलना है, बात करनी है, आपको इंग्लिश में पढ़ना है, सीखना है। तो सिर्फ मार्क्स के बारे में ना सोचें कि मेरे को 6-7 नंबर मार्क्स और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, नहीं, आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि आप आगे जाके कॉन्फिडेंट हो पाएं, आप आगे जाके कम्युनिकेशन क्वालिटी की कर पाएं अपने दोस्तों से भी और अपने प्रोफेसर से भी, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप ज्यादा सीखेंगे, आप ज्यादा खुश रहेंगे। अगर तो सिर्फ आइल्स, मैं सिर्फ कोचिंग आइल्स के इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा कि ठीक है आपको 7 नंबर मार्क चाहिए, नहीं, आपको अपनी कम्युनिकेशन की क्वालिटी बढ़ानी है। दैट विल हेल्प यू गोइंग फॉरवर्ड, ना कि सिर्फ एडमिशन में, मगर एडमिशन के साथ आपकी पढ़ाई में, और पढ़ाई के साथ आपकी दोस्ती में भी। जी, वंडरफुल, आपने बहुत डिटेल में बताया। आई थिंक जो सिद्धार्थ को भी और बाकी हमारी जो ऑडियंस है उनको भी इसका पूरा प्रॉपर जवाब मिला होगा। तो ऑडियंस, आपके पास जो भी आपके सवाल हैं तो बिल्कुल पूछे ना, घबराए ना। सवाल कोई भी नहीं होता है, लेकिन उसको मन में रखना गलत होता है, क्योंकि मन में रखने से कहीं ना कहीं कल को आपको एक गिल्टी फील होगा कि यार मैं सेशन चल रहा था उस टाइम मेरे से पूछ लेते तो जो स्पीकर है वो मेरे को उसका आंसर मिल जाता, और अभी मैं किससे पूछूं। तो बजाय इससे कि ये क्वेश्चन और या ये चीजें दिमाग में रखने के, आप यहाँ पर दिस ओपन प्लेटफॉर्म, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर है, फ्री सेशन है, आपको कुछ नहीं के लिए इसमें देना, लेकिन यहाँ पर एक ज्ञान जरूर है, नॉलेज, क्योंकि हमारे जो लाइव विद इन टॉक शो का एक पर्पस यही है कि हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे कि आपको भी फायदा हो, सोसाइटी को भी, हमारे को हम मदद कर पाए। तो यही है हमारा। अच्छा राहुल सर, एक चीज और हम लोग इसमें जानना चाहते थे। सबसे बड़ा एक जो चिंता होती है, चाहे बच्चे की है या पेरेंट्स की चिंता होती है, वो होती है मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में। वहां पर एक बच्चा यहाँ से जाता है तो जब वहां जाकर क्या मेडिकल कुछ चैलेंजेस वहां पर आते ही हैं, क्योंकि आप कुछ भी हो सकता है आपको वहां पर, तो क्या मेडिकल सपोर्ट क्या रहता है उसमें?
जी देखो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये कंट्री स्पेसिफिक होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यूरोप में इट इज बेसिकली ऑलमोस्ट फ्री हेल्थ केयर। यूके के अंदर वो कंप्लीटली फ्री हेल्थ केयर है। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, यूके में आपको आना है तो आपको एक सरचार्ज देना है सिर्फ, जैसे 10-20 हज़ार का। उसमें आप कितनी भी बारी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको NHS का डॉक्टर मिलेगा। NHS का मतलब नेशनल हेल्थ सर्विस। जब भी जितनी बारी भी आपको हॉस्पिटल जाना हो, किसी भी चीज़ के लिए जाना हो, आपका हमेशा फ्री इलाज होगा। ओके। और आप कभी भी जाएंगे तो आपको इमीडिएटली वो देखेंगे। बट आपको बस एक छोटा सा, जब आप वीज़ा ले रहे होते हैं तो आपको एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन देना होता है। वो कंट्रीब्यूशन बहुत ही छोटा होता है, वो मतलब 10-20 हज़ार का कंट्रीब्यूशन होता है तकरीबन, राइट। पर उसमें आप जितनी भी टाइम रहेंगे, जितनी भी बार आपको डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपको खुदा ना खास्ता मतलब अगर वो भी चाहिए हो आपको, रब कभी ऐसा ना हो किसी के साथ, बट इफ समबडी नीड्स पैर टूट गया या टांग टूट गई या कुछ ऐसे किस्म का कुछ हो गया, तो यू विल हैव you will be able to get that surgery done also for free, right? So कोई आपसे वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे। अगेन यूरोप में भी ऐसा हिसाब किताब है। आयरलैंड, कनाडा, सॉरी नॉट कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी एक्सेट्रा में भी ऐसा सिचुएशन है। आप एक कंट्रीब्यूशन देते हैं आपके वीजा के साथ, एंड यू हैव you then you utilize the hospitals, any public hospitals for as many times as you want without paying extra for it. तो ऐसा होता है। कनाडा में भी सिमिलर सिचुएशन है। You make a contribution and then you pay. You pay a little charge every time you go. US में different है। US थोड़ा different है। US में कोई national या public healthcare system नहीं है। सब कुछ इंश्योरेंस के बेसिस पे होता है। तो रिमेंबर, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको बस आपके जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, जो आपकी इंश्योरेंस है, उसमें मेडिकल कवर होना चाहिए। तो फिर यूएस में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप उनको जब आप अगर लाइक आई से इफ यू नीड टू यूज द हॉस्पिटल इन द यूएस आल्सो, तो आप वहाँ पे जाके अपने इंश्योरेंस पेपर्स दिखाएंगे तो वो आपको सीधा एडमिट कर देंगे। देखो, मेडिकल फैसिलिटीज इन कंट्रीज में बहुत बहुत हाई लेवल की होती है। यूके में, जर्मनी में, आयरलैंड में, यूएस में, कनाडा में the medical facilities are very very top class, ठीक है। दुनिया से लोग बाहर आते हैं अपने इलाज करने यूएस में, यूके में, क्योंकि टॉप क्लास फैसिलिटीज हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि फैसिलिटीज टॉप क्लास हैं। आप अगर इंडिया यूके में आएंगे तो डॉक्टर्स ज्यादातर यहाँ पर भी इंडियन है, बहुत सारे डॉक्टर्स इंडियन लोग। हम सिर्फ यूके के 2% पॉपुलेशन है। जैसे मैं हूँ इंडियन ओरिजिन का बंदा, इवन तो मैं यहाँ पे बोर्न हूँ, हम सिर्फ यहाँ की पॉपुलेशन के 2% है। मगर NHS में 25% डॉक्टर्स इंडियन हैं। तो आप इससे ये सोच सकते हैं कि 2% पॉपुलेशन में 25% NHS टोटल डॉक्टर्स इंडियन हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारी पावर है, या इंटेलिजेंस है, या जो भी है मेडिकल फील्ड में यहाँ पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, मगर इंडिया की फैसिलिटीज या इंडिया में डिमांड इतनी होती है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि कभी कभी वो फैसिलिटीज अवेल नहीं कर पाते लोग। यहाँ पे ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स आपके फिर भी इंडियन रहेंगे क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स बेस्ट होते हैं, बट थोड़ा बायस्ड होके बोलूंगा, मगर ये फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं और वो हमेशा अवेलेबल होती हैं बच्चों के लिए या किसी के लिए भी। तो यदि जैसे क्या वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या कई लोग क्या कहते हैं, उनका थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज रहता है उनके उसके अंदर, या कुछ ऐसे डिसीज में है जो कि उनके साथ वो रेगुलर डिसीज रहनी ही है उनकी लाइफ के अंदर, तो क्या वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, या उनके लिए कोई कंडीशंस होती हैं? इसका वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें दो एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो जहाँ तक कि नेशनल हेल्थ है, जैसे यूएस को छोड़ के, जैसे मैं बाकी कंट्रीज, कनाडा और यूके के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे आपको बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन के लिए। इसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। आपका सरचार्ज सेम रहेगा, वही जो 10-20 हज़ार का होता है, जो आपको वीजा के साथ लेना पड़ता है, क्योंकि हम हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट आपको फुल फ्री
सर्विस दे रही है आपके पूरे स्टे के लिए, तो वो कुछ कंट्रीब्यूशन तो वो मांगेगी, वो गलत नहीं है मांगने के लिए। इनफैक्ट वो जो मांगते हैं वो बहुत कम ही मांगते हैं। बट और अगर आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो उसके बेसिस पे वो आपका चार्ज बढ़ाते भी नहीं है। बट आपको वो चीज इंश्योरेंस तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं यूएस का एग्जांपल लूं या आपके मेडिकल इंश्योरेंस का एग्जांपल लेके चलूं, तो क्या होगा कि आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपके पास वो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है। तो उससे आपका जो इंश्योरेंस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, पर और कुछ नहीं है। फैसिलिटीज भी वो फिर भी आपको मिलेंगी, पर अगर जैसे आपके पास डायबिटीज है या समथिंग और आप वो अपने मेडिकल इंश्योरेंस में नहीं लिखेंगे कि आपके पास डायबिटीज है, फिर बाद में आपको यहाँ पे कोई डायलिसिस या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, तो उनको वहां पे पता लग जाएगा भैया ये तो डायबिटीज इस बंदे को टाइम से है, तो आपने इसको डिक्लेयर क्यों नहीं करा आपने मेडिकल। तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप सच ना बोलें। एग्जैक्टली मगर अगर आप उस चीज को, अगर आपके पास मेडिकल प्री कंडीशन है और आप उसको डिक्लेयर करेंगे तो आपका प्रीमियम थोड़ा हाई होगा, मगर अगेन लाइक वी से, बट you will be able to give the insurance and be able to avail all of the medical facilities that you need to. Right. Yeah. The next question is from Vartika. Hello, sir. What are the best countries to master in the advertising and digital marketing? Okay, so I feel that the best countries, personally, if you ask me, is UK, Canada and Ireland. ये तीनों जगह बेस्ट हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एक खासियत मैं आपको कंट्रीज में बता देता हूँ। यूके भी, आयरलैंड भी और कनाडा भी, इन तीनों जगह में आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। और क्योंकि ये फील्ड बड़ी हाई डिमांड में है और इसमें बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत हाई सैलरी होती है, तीनों में बहुत एडवांटेज है, राइट। तो दैट्स नंबर 1। आयरलैंड में ये फायदा है कि मास्टर्स 1 साल में हो जाएगी कंप्लीट, फीस भी लो है जैसे यूके में है, और आयरलैंड इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ गूगल, अमेजोन, इनके यूरोपियन हेड ऑफिसेस आयरलैंड में है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आयरलैंड इज वेरी गुड। यूके में पर यूके में so that's very good about Ireland. The UK is not the headquarters of Google, is not the headquarters of Amazon, but it has lots of other companies. UK has more companies than Ireland, but Ireland has lots of big tech companies. So both are good. Ireland and UK are very good. Canada is also very good. Earning की भी बहुत वो है, पर Canada में 2 साल की masters है. If you are going to a university, it's going to be a 2-year master. तो कनाडा में कॉस्टिंग शायद बेशक थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए, but the chances of getting permanent residence in Canada and then staying there permanently is also a little bit higher than Ireland and UK. तो ये तीनों बहुत अच्छे हैं। आपको बस ये देखना है कि आपको इंडिया वापस आना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूके और आयरलैंड में आप पढ़ें। अगर आपका बजट फोकस्ड है तो फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आपके ये आयरलैंड बेस्ट है, मगर अगर आपको परमानेंटली जाना है और आपका बजट में कोई बंदिश नहीं है तो फिर शायद कनाडा इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑल्सो। तो ये तीनों बेस्ट है फॉर डिफरेंट रीजंस। तो वो भी आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है, आपको बाद में करियर में क्या अचीव करना है, आपको कहाँ रहना है, आपको कैसे करके करना है। On that basis, we will advise you which country is best for you. Again, it's a very good question, Vartika. It's a very good field, very lucrative and very in-demand field for the future. Everything is going online. Everything is digital marketing is a big field. Right. Another question is from the Siddharth Bhandari. For the instant, if I have 5 bands in one model and overall achieved 6.5 bands in allied exam, and can I get any student visa for the Canada in that case? Okay,
it can be sometimes a little bit tricky. Actually, his overall mark 6.5 is fine, right? Some universities, but a lot of universities will stipulate कि आपको किसी भी section में overall आपको minimum 6 चाहिए, मगर आप किसी भी section में 5.5 से कम नहीं ला सकते. तो यहाँ पे आपकी overall 6.5 है, higher है, मगर आपने एक area में आपका 5.5 से नीचे है, 5 है. तो देखो क्या है, it depends. We can work with that. Visa, maybe we can work with certain things. We can provide a reason for it, and we can also you can also do a retest in IELTS as well, if you need to. So there are many things, but we need to talk about the university. Because visa, as long as the university accepts it, the visa we can try our best to get it on the basis of extenuating circumstances. So again, Siddharth, I think I suggest you call the number. Call Admissify. The number is should be up on your screens. But either which way, it's 9999127085. That would be the better number for you to contact if you need a cell number rather than a landline number. And they will be able to help you in the office. We have a specialist team for this only. Depending on the university you are going to and when you are applying to go, and who you're doing your visa through, we can help you. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी circumstances में normally they want a 5.5 minimum in every section, but ऐसा नहीं है कि हम इसमें नहीं कर सकते. There are ways of doing it. Right. So another question is, इसमें अगर राहुल जी इसमें जानना चाहेंगे कि तो एक बहुत सारी जो चैलेंज आता है वो बच्चों को अकोमोडेशन के लिए भी चिंता रहती है, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे अकोमोडेशन प्रॉपर मिलेगी नहीं मिलेगी, या वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, या जो वहाँ पर अच्छी जगह लोकेशन पे मुझे ठीक से मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा. दैट इज अ वेरी बिग एंड बहुत वो रहेगा. तो इस उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट योर ओपिनियन ऑन दैट? क्योंकि अलग-अलग कंट्रीज का अलग-अलग आप कह लीजिए कि हिसाब किताब रहता है. Absolutely. तो देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत काम आता है. देखो काफी हद तक कोई भी जो जैसे मैंने एक बड़ी कंपनी है इंडिया में, it sounds like chopping. मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि but it sounds like a chopping thing. It's a name. तो लोग जाते हैं. मैं एक बारी काउंसलिंग के लिए गया था वहाँ पे देखने के लिए कि कैसी क्वालिटी. तो वहाँ पे काउंसलर ने कभी, ऑब्वियसली वो बाहर नहीं कभी गए थे इंडिया से बाहर, और उनको कोई भी यूके का एक्सपीरियंस नहीं था, और वो मेरे को मैं सवाल पूछा तो मेरे को गलत जवाब दे रहे थे. बिल्कुल ही जो कोई भी यूके का बंदा, मतलब मेरे को हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था, बट मैं रोक के बैठा हुआ था कि कैसे काउंसलिंग होती है. तो the reason I did it is just to see कि क्या होता है, मतलब कैसे यहाँ के इंडिया में काउंसलर्स कैसे लोगों को चीट करते हैं. मैं इसको चीटिंग ही बोलूंगा, क्योंकि जब कोई आपके पास आता है, when you are a counselor, आप कोई किसी का टीचर हो या किसी के एडवाइजर हो, जब आप उनको ज्ञान बांट रहे हैं जो ज्ञान आपके पास है भी नहीं, तो आप सिवाय झूठ नहीं बोल रहे, आप चीट कर रहे हो. आप दूसरे को अपने में विश्वास के पोजीशन में होके आप फिर धोखा दे रहे हो किसी को, तो वो बहुत गलत बात है. It's like a doctor, जैसे डॉक्टर एक ओथ लेते हैं हमेशा, उसको हिपोक्रेटिक ओथ बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब बंदा आपके पास आता है किसी बीमारी के साथ, तो वो अपनी हेल्थ को आपको हाथ में दे रहा है. तो अगर आप उसके साथ नाइंसाफी करेंगे तो वो बहुत ही बड़ा गुनाह है. तो लाइकवाइज मैं इसको भी एक गुनाह मानता हूँ कि बच्चा आया आपके पास एडवाइस के लिए और आप बता रहे हैं यूके के बारे में या किसी और कंट्री के बारे में जहाँ पे आपको किसी 1% का भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप गलत चीजें बोल रहे हैं, तो वो बहुत गलत बात है. तो सावधानी मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब बच्चों को ये भी एडवाइस करना चाहता हूँ कि देखो सावधानी के साथ चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि धोखा लाइफ में हर बंदे के साथ होता है, मगर अगर आप नहीं सोच के देखेंगे कि आप किससे एडवाइस ले रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखे के लिए खुला छोड़ रहे हैं. तो that's नेगेटिव थोड़ी, बट मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि सावधानी हो लोगों में. बट एनीवे, सॉरी, सवाल आपका
So अकोमोडेशन के बारे में, safety. अकोमोडेशन कैसे बच्चों को, अकोमोडेशन के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, या कैसे अकोमोडेशन बच्चों को मिलता है, वेदर वहाँ का एटमॉस्फेयर, लोकेलिटीज कैसे बच्चा चूज कर सकता है, या फिर हॉस्टल्स के अंदर कितने चांसेस रहते हैं कि बच्चों को हॉस्टल्स में ही, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में उसको जगह मिल जाए बच्चों को? So let me explain. We are the number one company for student accommodation abroad in the whole of India. And जब हमने Admissify start करा था, तो actually the company was live London before, and हम सारे जो आपने सारे जितने बड़े बड़े काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में सुने हैं इंडिया में, वो हमारे थ्रू अकोमोडेशन करवाते थे. फिर हमने देखा कि ये काउंसलिंग ही गलत करते हैं, तो हम काउंसलिंग में भी आ गए, बट मेनली हम अकोमोडेशन में ही थे शुरू से 5-7 साल हो गए हमारे को. Just under 7 years we are providing accommodation to other companies as well in India. So we are tied up with everybody. पूरे यूके में, पूरे यूरोप में हम सारे accommodation providers के साथ tied up हैं. तो we provide the best accommodation. आप इंडिया से अंदर आप वर्चुअल टूर के साथ देख सकते हैं. हम आपको आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास जो भी accommodations हैं, उनको हम आपको एडवाइस करेंगे कि ये accommodations आपकी यूनिवर्सिटी के पास है, और फिर आप हम इंडिया से ही आपको वर्चुअल टूर करवा देंगे कि ये रूम इतने का है, ये रूम इतने का है, ये रूम इतने का है, और ये आप वीडियो वर्चुअल टूर में आप उस कमरे में जाके घूम सकते हैं. तो आपको यू गेट अ आइडिया कि वो कमरा कैसा है, राइट. और वो कमरा हम आपको लिए यहाँ पे इंडिया से बैठे बैठे सिक्योर भी कर सकते हैं. सारी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस होती हैं, और जो प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस होते हैं, वो सीसीटीवी होता है उनके पास, सिक्योरिटी गार्ड होता है. अगर आप अपनी कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिल सकती, तो वो बहुत सेफ भी होता है, राइट. तो सेफ्टी का कोई चक्कर नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं. मतलब इंडिया में जैसे पीजी हैं, वो पीजी वाला सीन नहीं है. इट इज लाइक अ सिक्योर्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, जो टॉप इंडिया में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसमें टावर गेट में गार्ड खड़ा है, फिर टावर के नीचे गार्ड खड़ा है, फिर वो किसी को अंदर नहीं आने देता, वो वाला हिसाब किताब है, आप ये समझिए. और नॉन स्टूडेंट अंदर जा भी नहीं सकता अपने कार्ड के बिना, और नीचे गार्ड भी होता है और सीसीटीवी भी होता है, तो पूरा वो सिचुएशन होती है. तो इट्स नॉट सेफ्टी वाइज, मतलब किसी को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी. बहुत अच्छे बंदोबस्त होते हैं यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से, और इतना डेंजरस भी नहीं होता. पर ठीक है, लोकेलिटीज जहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन है, वहाँ पे लोकेलिटीज भी अच्छी होती हैं. जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कि जहाँ पे बच्चे बहुत सारे रह रहे हैं और सीसीटीवी है और यूनिवर्सिटी पास में है, तो वो लोकेलिटी अच्छी ही होती है. क्योंकि उनको ट्रैवल का भी टाइम बचता है उनका. एग्जैक्टली. तो पर बाकी अगर वो ये जानना चाहते हैं कि एरिया कैसा है, क्योंकि लंदन जैसे है, अब जैसे जो अदर सिटीज हैं, जैसे मैनचेस्टर है या ये है, इनका मेन सिटी एक जगह में होती है, पर लंदन बहुत बड़ा है जी. तो बहुत सारे एरियाज होते हैं. तो अगर मेरे से कोई पूछे कि राहुल से वो किंगस्टन कैसा है, या कैम्पडन कैसा है, या माइलैंड कैसा है, या बेकर स्ट्रीट कैसा है, तो ये सारे एरियाज की जो थोड़ी सी खासियत है, वो अब दिल्ली में रह के अगर कोई मेरे से ये पूछेगा कि यार पंजाबी बाग कैसा है, साउथ एक्स कैसा है, साकेत कैसा है, द्वारका कैसा है, तो मैं ये बोल दूंगा कि यार द्वारका इज लिटिल बिट लाइक दिस, साउथ एक्स ऐसा है, पंजाबी बाग ऐसा है. हर एक जगह की अपनी अपनी एक सिग्नेचर एक चीज है, एक ट्रेंड है कि यार पंजाबी बाग में ऐसा होता है, थोड़ा सा ये वाली सिचुएशन है, साउथ एक्स में थोड़े ऐसा है, द्वारका आप रात में ना जाएं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है. तो ये नहीं मैं कह रहा कि द्वारका बुरी जगह है, मैं कह रहा हूँ कि शायद किसी को रात, हाँ फॉर एग्जांपल तो लुक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं और जो बाकी हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो हमारे कंट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो बाहर पढ़ चुके हैं, वो बाहर रह चुके हैं. तो अगेन फर्क है, अगर जैसे आप यूके काउंसलिंग लेंगे एडमिसिफाई के साथ, तो आप मेरे से भी नहीं बात करेंगे, किसी और यूके काउंसलर से बात करेंगे. वो यूके काउंसलर खुद यूके में पढ़ा है, खुद यूके में पढ़ी है, और खुद बाहर उन्होंने यूके में काम भी करा हुआ है, और वो आपको बता रहे हैं, तो वो जानते हैं यूके के बारे में.
और मैं क्या करता हूँ कि जब जब हम वेबिनार्स लेते हैं या कभी-कभी मैं सेशंस करता हूँ जिसमें हमारे 100 बच्चे होते हैं जो यूके के लिए जाते हैं, तो मैं वहाँ पे यहाँ से वेबिनार करता हूँ क्लोज ग्रुप में और उनको बताता हूँ कि देखो आप अपने सवाल पूछे, तो वो उसमें पूछ रहे होते हैं कि सर मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मैं इस एरिया में रहना चाहता हूँ, ये एरिया कैसा है? तो मैं उनको बताता हूँ कि ये वाला एरिया ऐसा है, इसकी ये खासियत है, इसकी ये खासियत है, इसमें आपको ये थोड़ी चीज़ देखनी होगी कि ये थोड़ी जगह या तो महंगी है या थोड़ी वो जगह में ये है या वो है। हर एक जगह की छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जो मैं बच्चों को बता सकता हूँ। ये वाली जगह थोड़ी शांत है, यहाँ पे 9 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं सारी, आपको दुकान नहीं मिलेगी, या यू नो ऐसे-ऐसे हर जगह की एक खुद की ये एक चीज़ होती छोटी-छोटी है चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि आप जा रहे हैं 2-3 साल के लिए, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हाउ यू नो लिव योर लाइफ देयर। Absolutely, absolutely. So राइट, we are in a very good position to give that ज्ञान to a student if they want to ask. और बहुत डेफिनिटली। सारे हम but also जब counseling में they can we will give them any question to the answers that राइट, any answer to the questions that they want in that regard, um, from an experienced point of view, rather than कोई from a point of view of someone who doesn't have experience in that particular राइट। field. तो एंड लास्टली वी वांट टू क्वेश्चन वन क्वेश्चन इसमें कि जो चैलेंजेस हैं, जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में आप लोगों ने तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपने एंटरटेन किया हुआ है, तो नॉर्मली जो चैलेंजेस हैं वो स्टूडेंट्स को क्या नॉर्मल बेसिक चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं वहाँ पर? देखो the challenges जैसे मैं पहले बोल रहा था, it's very much a challenge of coming out of your comfort zone, हुँ, you know. जैसे एक बच्चा, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा जो दिल्ली में रहा है अपनी पूरी लाइफ, घर पे रहा है, खाना सुबह मिलता है, दोपहर को मिलता है, शाम को मिलता है, पूछना नहीं पड़ता, ड्राइवर आता है, गाड़ी में उनको उठा लेता है या टैक्सी आती है काम के लिए, वो उनको ले जाती है। तो सबका ना कम्फर्ट ज़ोन है इंडिया में अलग ही, वेरी हाई लेवल ऑफ कम्फर्ट पीपल हैव इन इंडिया। चाहे भीड़ भड़ाका है या चाहे ट्रैफिक है, वो चीज़ों छोड़ के लोगों के बंदोबस्त और जो घर के जो नौकर चाकर एंड एवरीथिंग इज वेरी, सब्जी के लिए कहाँ जाना पड़ता है इंडिया में कहीं शॉपिंग के लिए? रेडी वाला आता है दरवाजे के बाहर, कोई संतरा बेच रहा है तो कोई कुछ बेच रहा है, तो वो शॉपिंग ही घर पे आ जाती है। और वो भी नहीं तो लाइक अब तो चलो जमाना चेंज हो गया, अब तो बिग बास्केट का जमाना है, ऑनलाइन मैंने ऐप पे डाल दिया तो मैंने मेरे घर पे वैसे भी आ जाएगा। बट जी, आई एम सेइंग कि व्हाट इट इज, अब वो बच्चा अगर बैंगलोर जाएगा तो इस बात की कम्फर्ट है कि वहां पर उसको नई जगह ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप के पास ध्यान रखना पड़ेगा। मगर मैंने देखा है इंडियन बच्चे जो मेरे मेरे दोस्त के भाई हैं या जो भी है व्हाटएवर, जो जो इंडिया में पढ़े हैं, वो बैंगलोर जैसे चले गए, तो फिर भी सुबह वहां पे मेडी आ रही थी, यू नो फिर भी लोग हिंदी ही बोल रहे हैं, फिर भी वो इंडिया ही है, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आए, मगर तकरीबन वही चीज है, बस थोड़ी हवा की फर्क आ गई। जब आप बाहर आते हैं तो आप टोटली डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर, टोटली डिफरेंट एक कल्चर में आते हैं, टोटली डिफरेंट एक भाषा होती है। सिर्फ यहाँ पे गोरे अंग्रेजी नहीं है, आपके पास गोरे इटालियन भी दोस्त होंगे, आपके पास गोरे स्पेनिश भी दोस्त होंगे, आपके पास इजिप्शियन दोस्त भी होंगे, आपके पास यू नो बड़े अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से कंट्रीज़ का उनका कल्चर, गोरे उनके वाले भी कल्चर, होंगे। उनकी लैंग्वेज वो सीखने का भी मौका मिलता है आपको, राइट। Exactly. And on top of that, you become very independent because yes, you can shop online. आप अपनी shopping online कर सकते हैं। Yes, आप Uber Eats या Deliveroo या जैसे जो हमारे यहाँ पे Zomato जैसे होते हैं, वहाँ से आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। मगर आप डिनर के लिए ऑर्डर कर लेंगे, आप लंच के लिए तो नहीं ऑर्डर करेंगे, आप ब्रेकफास्ट के लिए तो नहीं ऑर्डर करेंगे, आप अपनी जाके खुद वहाँ पे शॉपिंग करेंगे। आपको यहाँ पे जब आप सुपरमार्केट में आएंगे, आप देखेंगे कि इतनी सारी रेंज है। मेरे दोस्त जितने भी, हम यूके में जब भी इंडिया से लोग आते हैं तो वो सुपरमार्केट देख के ही हैरान हो जाते हैं, इतना उनको मजा आता है कि यार इतना सारा सामान, ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, ये भी मिलता है, वो भी मिलता है। इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो एक नए वर्ल्ड में चलने के जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी हैं, और जो एक नए वर्ल्ड में चलने के जो चैलेंजेस होते हैं वो भी होते हैं। आपको सब कुछ नए से सीखना पड़ता है। जैसे एक बच्चा जब
जैसे बच्चा जैसे एक नई चीज पहली बार सीख रहा होता है तो वैसी फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग हमारे को जब हम बड़े होते हैं तो हमारे को लाइफ में मिलती नहीं। तो तुम्हारे को अगर वो मौका मिल रहा है वो फीलिंग पाने का, किसी नई एटमोस्फियर में नए देश में आके, वो वाली बचपन वाली फीलिंग जब आप नई आंखों से नए जरिए से देखने को कुछ मिलता है, नए से कुछ सीखने को मिलता है, वो लाइफ में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिले दोबारा तो मैं तो जितने भी पैसे हो मेरे पास मैं वो दे के दोबारा वो हासिल करने की वो करूं, बजाय कि उस चीज से मैं डरूं, क्योंकि मेरे को पता है कि वो चीज कॉन्फिडेंस बनाती है, वो आपको बनाती है लाइफ के लिए, ना कि वो देखो मुश्किल के आगे जीत है ना। तो दैट इज इट। बंदे को डरना नहीं चाहिए, स्पेशली जब वो इस उम्र का हो जहाँ पे उसके पास उसकी पूरी लाइफ आ गया। अगर यहाँ पे आप डर गए तो फिर भैया लाइफ आगे जाके बहुत मुश्किल होने वाली है। तो डरना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर डर के आगे जीत है, ये एक उसमें रहता है कि जितना आप डरेंगे तो फिर जो डर गया सो मर गया वाला होता है कि आप अपने आप को पहले ही 50% तो आप पहले ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो वो सरेंडर नहीं होना है। तो राहुल सर आपके साथ आज बहुत अच्छा लगा, आपका जो है बहुत-बहुत धन्यवाद। इट्स अ रियली ग्रेट नॉलेज यू हैव शेयर्ड विद अस एंड आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है उनको भी इसका बहुत फ़ायदा मिला होगा, उनकी क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया और बहुत सारे क्वेश्चन मतलब काफ़ी क्वेश्चनों को हम लोगों ने कवर किया है इसमें। अगर फिर भी ऑडियंस से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इन केस फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो प्लीज़ हमें लिखिएगा या कॉल कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग कुछ एक सेशन और दोबारा भी रख सकते हैं इसके लिए। और यदि फिर भी आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, तो मेरा नंबर यहाँ पर है या फिर अपना एडमिसिफाई का नंबर भी हम लोगों ने यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ शेयर किया है। आप वहाँ पर भी शेयर उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और फॉरेन एजुकेशन के बारे में कोई भी डाउट्स है, वो कर सकते हैं। आई एम श्योर कि जितनी आज बात हुई है, आई थिंक इंडिया में जो बेस्ट जो सॉल्यूशन है आपको एकोमोडेशन से लेकर, मेडिकल से लेकर या फॉरेन एजुकेशन से हेल्प से लेकर, द एडमिसिफाई इज़ द बेस्ट वन। तो फिर भी आप लोगों का देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राहुल सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव विदिन टॉक शो में आने के लिए, इसमें देने के लिए। धन्यवाद। Thank you so much. It's been very thank you for hosting me and thank you for giving us the opportunity to help the students. आपके जैसे platforms is a very important आपकी reach and the students that are listening have a really nice opportunity to learn from you. So thank you very much for inviting us and thank you very much for giving us the opportunity to help the students and your time as well. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Rahul ji. You have given a great time, and I'm sure कि we have answered all the questions. And in case anything, please, we are always welcome to help the people. And this is the platform where we are just providing the solutions for the needy people. तो अभी हमारे इस शो को आप लाइक करें और शेयर करें और ताकि ये जो नॉलेज है हम ज्यादा से लोगों तक पहुंचा पाएं और इससे कहीं ना किसी का भी अगर भला होता है या कोई भी हमारी इस थोड़ी सी कोशिश से अगर हम किसी का सोल्यूशन दे पाए और किसी की मदद कर पाए तो हम समझेंगे कि हमारा जो शो है और हमारा जो लाइव विदिन प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल सक्सेस है और हम सही ट्रैक पे हैं। आप लोग का जुड़े हमारे साथ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड का टाइम है, कोरोना का टाइम है, आप अपने आप को सेफ रखें, प्लीज फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो भी हैं, मास्किंग रखें, सैनिटाइज करें, आप स्टीम लेते रहिए और अपने आप को अपनी फैमिली को सेफ रखें। राहुल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।